वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ को। अब ये वीडियो आपकी एक समझें गाइड रहेगी जितनी भी आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ आते हैं उनके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं 30 एमसीक्यूज़ जो कि बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि एक किस्म का पैटर्न ये है कि कोई भी अगर पेपर आता है ना, उसमें जो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उनका पैटर्न यही होता है, बाकी उसमें स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज 1 × 2 2 × 4, तो ये इस किस्म का एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। इसको ये नेक्स्ट पेपर में चेंज कर देगा 3 रख के, उससे अगले पेपर में चेंज कर देगा 4 रख के। तो इन केस आपको अगर एक पैटर्न आ गया कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न पे आते हैं, उसमें क्या चीज़ जो है वो कोशिश कर रहा होता है पूछने की और क्या चीज़ चेक करने की कोशिश कर रहा होता है, देन एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए टोटली एक फ़न हो जाएगा और टोटली आप उसको ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपकी जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो भी एक किस्म के पैटर्न जिसमें फॉलो हो रहा था, वो तमाम के तमाम इसमें मैंने रख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक किस्म का ऐसा है कि हम कोई पास पेपर के क्वेश्चन नहीं है कि एक लाइन आपको याद करवा दी, बल्कि प्रॉपर पैटर्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब पहले हम एमसीक्यू से आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, इस किस्म के बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे आपके एनटीएस के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर। अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर कहता है इफ़ ऑल डॉक्टर्स आर राइटर्स, ठीक है, एंड सम टीचर्स आर पोएट, वट ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखें, अब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में देखें, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें ये होता है कि एक का रिश्ता बी से जुड़ा जाता है, बी का रिश्ता सी से जुड़ा जाता है, और फिर वो पूछता है कि ए और सी का आपस में क्या रिश्ता है। समझ गए आप बात को? ठीक है, अब यहाँ पर ए को उसने डॉक्टर लिया हुआ है, ठीक है, बी उसको उसने राइटर लिया हुआ है, और सी को उसने पोएट लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से देखिए, पहली लाइन में लिखता है इफ़ ऑल डॉक्टर्स आर राइटर, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, कि तमाम डॉक्टर जो है वो राइटर होते हैं। तो अब ये बात आप देखने कि चाहे डॉक्टर वर्ड यूज़ करें चाहे राइटर यूज़ करें, कि उसने कहा कि तमाम डॉक्टर राइटर होते हैं। ठीक है, अगली लाइन में फिर वो कहता है कि सम राइटर्स आर पोएट। अब यहाँ पर बात लसी होगी कि कुछ डॉक्टर राइटर्स हैं, तो नहीं, तमाम डॉक्टर राइटर्स हैं, और जो उनमें से कुछ हैं जो है वो राइटर के साथ पोएट भी हैं। तो कौन सी बात जो है वो सही होगी? सम डॉक्टर्स आर पोएट्स, बिल्कुल सही बात होगी कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो पोएट्स भी हैं। ठीक है, ऑल पोएट्स आर डॉक्टर, नहीं, सी का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, सम डॉक्टर्स मे बी पोएट, वेग स्टेटमेंट, नो डॉक्टर्स पोएट, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसमें देखें आपने तकरीबन ये इसको क्रैक कर लिया है कि कैसे जो है वो इसका ए का सी के साथ रिश्ता आपने क्रैक किया। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस सम राइटर्स आर पोएट्स एंड ऑल डॉक्टर्स आर राइटर्स, इट इज़ पॉसिबल बट नॉट सर्टेन दैट सम डॉक्टर्स आर पोएट। वो कहता है कि चूँकि जितने भी राइटर्स हैं तमाम डॉक्टर्स थे, और उसमें से कुछ पोएट्स भी थे, तो इसलिए ये है कि जो है वो सम डॉक्टर्स पोएट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वो अगेन ABC वाली बात आ गई है। ये आपको एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में बहुत घुमाएगा, तो उसको आपने देख लेना है। वो कहता है ए इज़ टॉलर देन बी, ए किससे टॉलर है? बी से, बट शॉर्टर है सी से। ठीक है, डी इज़ शॉर्टर देन बी, हु इज़ द शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट कौन सा? स्टूडेंट्स इसमें देखें आपने, अब सबसे पहले आप देखें कि शॉर्टेस्ट का फोकस इस पे किया गया। इतने पहले कहता है कि ए जो है वो बी से टॉलर है, ठीक है, बट शॉर्टर है सी से। ठीक है, फिर वो कहता है कि डी शॉर्टर है, डी है शॉर्टर है बी से। ठीक है, अब देखिए पहली इसमें लाइन पकड़ते हैं कि क्या है, डी शॉर्टर है बी से। ठीक है, फिर दूसरी ये चीज़ है, बी आपका शॉर्टर है ए और सी से। ठीक हो गया, यही बात उसमें की गई थी। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? डी अल्टीमेटली सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह ही अगर यही इसमें शॉर्ट की जगह ये टाल कर डाल देते तो आप देख लें, इस तरह ही अपने सीक्वेंस बनानी होती है, उससे ही आप आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक हो गया। अब देखें तमाम चीज़ों में एक सीक्वेंस होती है, तो जितनी भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, ये किसी न किसी सीक्वेंस के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ भी आपसे पहले पूछ ली जाएगी, कुछ भी वेग सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस होती है, प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है। आपने अपनी मतलब एनालिसिस यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके उसको क्रैक करना होता है। ठीक है, ये ऊपर जो 2 क्वेश्चन आपको दिखाएं स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन नहीं है, एक किस्म के 2 पैटर्न्स हैं। इन्हीं को ही घुमा फिरा के आपको अगले जो आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें वो क्वेश्चंस देखे जाएंगे, और इवन कि सम टाइम ये कॉपी भी आपको जो है अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इन अ सर्टेन कोड। अब ये देखें, कोडिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ऐसे कोडिंग वाले क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना होता है, ये मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ठीक है, कहते हैं सर्टेन कोड में कैट है 24, डॉग है 26, व्हाट इज़ द कोड फॉर काऊ। ठीक है, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद ये बात कर रहा है कि कैट को समझते हैं बिल्ली, बिल्ली को 24, ठीक है, कुत्ते डॉग, डॉग को समझते हैं कुत्ता, उसको 26, तो कहते हैं काऊ का क्या कोड है। अब अगर आप वैसे जहन लगाएं तो देखिए, अगर हम बिल्ली को 24 दें, कुत्ते को 26 दें और इसे काऊ का करें, तो इन तीनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ना इनका कोई साइज़ में कनेक्शन है, ना इसका कोई वैसे कोई कनेक्शन है। लेकिन उसने एक बात की, एक सर्टेन कोड में कैट जो है वो 24 है, तो देखें कैट नहीं है, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ
इसने अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को नंबरिंग दी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी सी, तो सी को नंबर दिया 3 का, ठीक है, फिर ए 1, ठीक है, फिर टी आपका आता है अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पे। इन सबको जब हम प्लस माइनस करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है 24। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आप देख लें। कैट कैसे 24 बनता है, सी 3 है, ए 1 है और टी जो आपका अल्फ़ाबेटिकली उसमें 20th नंबर पे है। इन तमाम चीज़ अगर अल्फ़ाबेट के जो न्यूमेरिकल ऑर्डर्स हैं इनको हम प्लस करें तो हमारे पास 24 बनता है। ठीक हो गया। फिर डॉग, देखें ए बी सी डी, डी डी को आप लें, डी बनता है 4 पे, ठीक है। इन तमाम को अगर डॉग वाले अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकल में आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 26। ठीक है, ये अब आपने कर लिया कि कैसे कैट 24 है और कैसे डॉग 26 है। अब COW काओ, ठीक है। अब देखें, सी हमारे पास कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकली, 3rd नंबर पे, ठीक है। ओ हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली किस नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। और अगर ABCDEF इस तरह आप जाएंगे तो डब्ल्यू हमारे पास किस अल्फ़ाबेटिकली नंबर पे आता है, तो ये आता है हमारे पास 23rd नंबर पे, ठीक है। 26 टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं, 26, 27, ये शायद 28 होते हैं और डब्ल्यू हमारे पास आता है 23 नंबर पे, ठीक है। अब इन तमाम को अगर हम प्लस माइनस करें, C3, O15 और W23, तो हमारे पास वैल्यू आती है 41 की, ठीक है। अब 41 चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो 39 करेक्टेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी जो भी पास पेपर की बुक है इसने 33 दिया हुआ है, लेकिन 39 को आपने मार्क करना है जो कि 41 के सबसे करीब है। वैसे एग्जैक्ट इसका आंसर बनता है 41, ठीक है। अब देखिए NTS में जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के अंदर इस तरह आपके कोड्स दे दी जाते हैं और आपको उन कोड्स को इस तरीके से ब्रेक करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस तरह डिफरेंट आ सकता था, BAT बैट आ सकता था, उसका कोई कोड दिया होता, ठीक है। CAT कैट का 24 दिया होता और फिर कहता कि आपके डॉग का कोड निकालो, ठीक है। तो इस तरह आपने प्लस माइनस करके डॉग का 26 निकालना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता था, ठीक है। अब बड़ी चीज़ें भी हो सकती थी, जैसे पेन का होता कोड, ये पेन का ये कोड है, ठीक है, बुक का ये कोड है, ठीक है। अब आपने कॉपी का कोड निकालना है तो ये अल्फ़ाबेटिकली होता है, ठीक है। फिर देखने इस तरह आपने कोड को डीकोड करना होता है ब्रेन का इस्तेमाल करके। कुछ भी रैंडमली नहीं होगा कि किसी भी मतलब कि कैट हो, बिल्ली वाली कैट को रैंडमली नंबर दे दिया, डॉग को रैंडमली नंबर दे दिया और कुछ भी आपसे वो कोई रैंडमली नंबर मांगा है, ऐसा नहीं होता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। अब अगले हम क्वेश्चन पे चलने लगे, कहते हैं ऑल पेन्स आर बुक, ठीक है। अब देखें अगेन ये ABC वाले को रिश्ता घुमाएगा, ठीक है। कहते हैं जितने भी पेन है वो बुक्स हैं, सम बुक्स आर पेपर, ठीक है। ऑल जी के, अब देखें पेन और बुक एक ही चीज़ हो गई कि तमाम पेन बुक्स होते हैं, कह रहे लेकिन कुछ बुक्स जो हैं वो पेपर होती हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि सम पेन्स आर पेपर, ठीक है। ये बात गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पूछे कि ट्रू है फॉल्स है तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है पेन्स और पेपर्स के बीच में, ठीक है। हमारे पास पेन और बुक का था, ठीक है, और पेन और पेपर का कुछ नहीं था, ठीक है। तो क्या सम पेन्स आर पेपर, ये गलत है क्योंकि कहता तमाम पेन्स बुक हैं, सम बुक्स आर पेन्स, ठीक है। तो सम पेन्स आर पेपर ये गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए, देखें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारा पेन और पेपर्स का, ठीक है। तो ये फॉलो नहीं हो सकती, तो इसको इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट्स दी होती हैं, ऊपर कोई एक रिलेशन भी बताया होता है, आपने उसको डिकोड करना होता है, फिर एक स्टेटमेंट दी होती है। जैसे यहाँ पूछा था कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है क्या चीज़ है, तो डेफिनेटली एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम चलने लगे हैं अगले अपने एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे। इफ़ टुडे इज़ मंडे, ठीक है, अगर आज मंडे है, वट डे विल इट बी आफ्टर 61 डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा NTS के पेपर में पूछी जाएंगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कभी हो जाएगा कि आज अगर ट्यूसडे है तो 100 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। अगर वो कहेगा कि आज मंडे है, 61 डेज़ बाद आपको जो है वो कौन सा दिन होगा। तो इसको अपने क्रैक करने का फार्मूला जो है वो निकाल लेना है, ठीक है। अब देखें, अब सबसे पहले अपने क्या करना है, कहता है अगर आपसे कोई भी नंबर दे दिया जाए ना, लेट्स सपोज कहता है आज मंडे है और कौन सा दिन होगा 61 डेज़ के बाद, ठीक है। अब आपसे आपको कह देगा कौन सा दिन होगा 61 डेज़ के बाद, कौन सा दिन होगा 100 डेज़ के बाद, तो जो भी आगे नंबर दिए जाए ना, सबसे पहले ना आपको इसको डिवाइड करना है 7 पे, ठीक हो गया। फिर जो भी बचेगा रिमाइंडर 5 होगा उससे आपने कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्सडे, ठीक है स्टूडेंट। ये नंबरिंग आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगला आपसे सीरीज़ कंप्लीट करने की बात कह रहा है। अब ये भी अगेन एक आपने एनालिसिस में लगाना है, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज़ 1, 4, 9, 16, ठीक है। 1, 4, 9, 16 इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप कोई डिजिटल या कोई न्यूमेरिकल पैटर्न देखेंगे तो वो फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, देखें 4 की चीज़ है 2 का स्क्वायर,
9 क्या चीज़ है 3 का स्क्वायर और 16 क्या चीज़ है 4 का स्क्वायर। अगर हम इस तरह जाते हैं और 1 एक बिल्कुल न्यूट्रल नंबर है, तो इससे अगला हम पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर हम जाते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स फॉलो हो रहा था, इस तरह क्यूब भी फॉलो हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट द सीरीज 1 4 9 16, 16 के बाद 25। ठीक है, पहला था हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो स्क्वायर्स की एक सीरीज थी, इसमें अगला जो हमारे पास था वो था 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बनता है 25। ठीक है, तो इस स्क्वायर की सीरीज थी। ठीक है, इस तरह आपने देखा, इस तरह ये भी आ सकता है कि एक हो 1, ठीक है, फिर हो आपके पास, ठीक है, 2 का क्यूब 8, ठीक है, फिर हो 3 का क्यूब, इस तरह कोई चीज़ हो, तो इसमें भी आपने जो है वो डिकोड करना है इसको। ठीक है, तो ये आपने उम्मीद है कि ये स्क्वायर वाली सीरीज भी देख लो, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो होगा, उस पैटर्न पर अगर आप पहुंच गए तो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन टका आपका सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। देखें, अ क्लॉक शोज 3:15। ठीक है, एक घड़ी है, उस पर टाइम है 3:15। वट इज़ द एंगल बिटवीन हैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये थोड़ा आप समझ लेंगे कि ट्रिकी है। वो कहता है कि क्लॉक पे हमारे पास जो है वो टाइम शो हो रहा है 3:15। ठीक है, हमारे हैंड्स के बीच में जो है वो एंगल क्या होगा। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले देखते हैं मिनट हैंड एट 90 डिग्री। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो मिनट हैंड होता है वो 90 डिग्री पे होता है, आवर हैंड जो है आपका 97.5 डिग्री पे होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब इसका इनका डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो आता है 7.5। ठीक है, तो एंगल बिटवीन हैंड्स क्या होगा 7.5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ी मैथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पे चलते हैं। अगला है इफ़ ऑल कैट्स आर एनिमल्स एंड सम एनिमल्स आर वाइल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन ये A+B+C वाला, A=B=C वाला रिश्ता निकालने लग रहा है, इसको आपने अगेन केयरफुली देखना है। अब कहता है ऑल कैट्स जो हैं वो एनिमल्स हैं, आपको पता है, फिर कहता है कि कुछ एनिमल जो हैं वाइल्ड हैं। ठीक है, अब कहता है कि ये स्टेटमेंट के सम कैट्स आर वाइल्ड इज, ठीक है, कहते हैं सम कैट्स, क्या सम कैट्स वाइल्ड होती हैं। ठीक है, अगेन इसमें देखना है कि तमाम कैट्स एनिमल्स हैं। ठीक है, अब अगेन ठीक है, इसमें जो है वो ए का सी से कोई रिश्ता हमें नहीं बताया गया, तो ये चीज़ एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है, सम एनिमल्स आर वाइल्ड डज नॉट गारंटी कि कैट्स भी उनमें हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी आ जाती है, ए का सी से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अगले पे हम चलने लगे, इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, ठीक है, वट द डे इज़ टुमारो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने करना। देखिए, दिन के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा, कभी ये कह देगा कि आपका जो है वो 100 दिनों बाद कौन सा दिन आएगा, उसको आपने कैलकुलेट करना है। कभी ये पूछेगा कि अगर आज लेट्स सपोज आपका फ्राइडे है, 100 दिन पहले कौन सा दिन आएगा, इसकी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि आज जो है वो हफ्ते का ये दिन है, तो अगले हफ्ते के 10,000 साल बाद कौन सा आएगा, तो इसके ठीक है, ये MCQ। अभी इसको मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का इफ कहता है इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे द डे टुमारो इज़। ठीक है, अगर वो कहता है कि येस्टरडे कल जो था वो जुम्मा था, तो अगले दिन क्या होगा वो आप खुद देखें। कब कब आप कहेंगे कल जुम्मा था, तभी कहेंगे जब आप हफ्ते वाले दिन, ठीक है, हफ्ते वाले दिन ही आप बोलते हैं ना कि कल जुम्मा था। ठीक है, तो द डे इज़ टुमारो, तो अगले आने वाला दिन कौन सा होगा। डेफिनेटली अगर हफ्ते से पहले दिन जुम्मा था, तो हफ्ते के आने वाला दिन कौन सा होगा, संडे होगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है, बी संडे। ठीक है, इस तरह होगा। अब लेट्स उसको एक और हम वो करते हैं, एक और MCQ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इफ़ येस्टरडे इज़ ट्यूसडे, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो इज़, अगर येस्टरडे को ट्यूसडे हो तो अगला दिन कौन सा होगा। अब देखें, अगर वेडनेसडे को आप है तो येस्टरडे को ट्यूसडे होगा, अगले आने वाला दिन कौन सा होगा, थर्सडे। ठीक है, तो इस तरह ये MCQs हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जाए, अगर येस्टरडे फ्राइडे है या अगले आने वाला दिन कौन सा होगा, येस्टरडे को मंडे है, अगले आने वाला दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो देखें प्रेजेंट अगर आप होंगे तो उसे येस्टरडे आप कैलकुलेट करेंगे और फिर अगले आने वाला दिन आप जो है वो उस पर लिख देंगे, कुछ भी लेट्स सपोज वो हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ थी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल बेफिक्र नहीं होना, आप सिर्फ वीडियो देखते जाएं। ये पूरा आपको एक किस्म का आप समझ लें कि गाइड शेयर कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम 30 मैंने क्वेश्चन रखे हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मजीद एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने लगे हैं। ठीक है, अगले मजीद कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब इसमें यही है कि आपको सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तमाम के तमाम आपको दिखा देना है, पर्पज़ है मेरा। ठीक है, ताकि आप एकदम जब भी एग्जाम देने जाए तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाएँ। ठीक है, अब अगला देखें हम क्वेश्चन, कहता है ऑल इंजीनियर्स आर लॉजिकल
सम लॉजिकल पीपल आर क्रिएटिव, इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? ठीक है, पहले वो कहता है कि तमाम इंजीनियर जो हैं वो लॉजिकल होते हैं, फिर वो कहता है कि कुछ लॉजिकल पीपल क्रिएटिव होते हैं, तो सही बनेगा कि जो कुछ इंजीनियर क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें सी है कि सम इंजीनियर्स में बी क्रिएटिव। ठीक है, अब देखें ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, इस तरीके से आप इजीली पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब पहला उससे सम इंजीनियर्स आर क्रिएटिव। ठीक है, अगेन ये बात कुछ वो सही नहीं है, क्योंकि सम इंजीनियर्स आर क्रिएटिव का मतलब कि डेफिनेटली क्रिएटिव है, ये इम्पोर्टेंट, ये बात मतलब कि एक वेग सी है। सम इंजीनियर्स में बी क्रिएटिव, क्योंकि इसमें क्लियर कट नहीं कहा गया, तो मे बी वाला आपने ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑल क्रिएटिव्स आर इंजीनियर्स, सी का रिश्ता ए से दिखा रहा है, तो आपने देखा रिवर्स में बहुत ही कम आपसे पूछता, तो रिवर्स में नहीं जाना होता है ऐसे केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन इफ़ ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन ए, डी इज़ शॉर्टर देन बी, हु इज़ द टॉलेस्ट? इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने शॉर्टेस्ट पे किया था, अब इसमें अगेन भाई टॉलेस्ट वाला आ गया। ठीक है, अब इसमें कहता है कि ए हमारे पास टॉलर है बी से, सी हमारे पास टॉलर है ए से, डी हमारे पास शॉर्टर है बी से, तो टॉलेस्ट कौन सा है? अगेन अब सुनो, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो बात किसी की जा रही है, तो सबसे पहले उसमें टॉलर का वर्ड पहले स्टार्ट करता है, सी टॉलर है ए से। ठीक हो गया, फिर ए की क्या है, ए टॉलर है हमारे पास बी से। ठीक है, फिर हमारे पास बी के, लेकिन डी हमारे पास शॉर्टर है किससे, बी से। ठीक है, अब करते हैं, तो सी बड़ा है ए से। ठीक है, ए हमारे पास बड़ा है बी से, और बी हमारे पास बड़ा है डी से। ठीक है, दोबारा सी हमारे पास किससे बड़ा है, ए से। ठीक है, ए हमारे पास बड़ा है बी से, और बी हमारे पास बड़ा है किससे, डी से, तो टॉलेस्ट कौन सा होगा? अल्टीमेटली सी टॉलेस्ट होगा। ठीक है, आपने एक किस्म का समझ लिया कि सबको लिखना है, उसमें फिर वो शॉर्टर देन, ग्रेटर देन, इस तरह के एरोज लगाने हैं, और इससे आप जो है वो क्विकली पहुंच जाएंगे। चाहे आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, चाहे आपसे पूछा जाए कि टॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपके जो है वो एग्जाम में आएंगे, ये आप देख लें। ठीक है, अगेन इसको करने का तरीका देख लें, ए टॉलर है हमारे पास बी से। ठीक है, बी फिर सी टॉलर है ए से। ठीक है, यानी कि ए और बी में टॉलर कौन हुआ, सी। ठीक है, फिर वो कहता है डी हमारे पास शॉर्टर है बी से। ठीक है, बी से तो ए टॉलर था। ठीक है, तो अगेन सबसे टॉलर कौन सा आ गया, सी। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन में आप देखें तमाम जो है वो तमाम का कैटेगोरिकली जो है वो सिंबल्स लगा लगा के बताया हुआ कि टॉलेस्ट कौन सा है, तो सी हमारे पास सबसे टॉलेस्ट रह जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, कैट 24, डॉग 26, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पिग? ठीक है, कैट को 24 मैंने आपको बताया था कि सी हमारे पास नंबर है 3। ठीक है, और ए का जो है 1 है, और टी का 20 है। इस इन 3 में जमा 1 करेंगे, जमा 20 करेंगे, तो 24 बन जाएगा। ठीक है, डॉग का अगर आप करेंगे तो अगेन उसका भी यही सिनेरियो है। ओ का अगर आप ले लें तो हमारे पास ओ का बनता है आई थिंक 16। ठीक है, और हम आपके पास जो डी है उसका बनता है 4 और 16 20, और जी का बनता है 6, तो 20 जमा 6 26। ठीक है, अब पिक की वैल्यू निकालनी है। अगेन देखिए, जानवरों के हवाले से आपको वैल्यूज़ नहीं बताई जा रही, ये अल्फ़ाबेटिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनकी, उसके हवाले से आपको जो है वो वैल्यूज़ बताई जा रही हैं। अब पिक की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पिक की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि इनकी जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, जो पिक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, इनको आपने जो है सम अप कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ए बी सी के हवाले से तो पी आपका अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ाबेट नंबर 16। ठीक है, आई आपका होता है अल्फ़ाबेट नंबर 9, और जी आपका होता है अल्फ़ाबेट नंबर 7। ठीक है, अब 16 को जमा करेंगे आप 9 के अंदर, और फिर जमा करेंगे 7 के अंदर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32। ठीक है, तो पिक की वैल्यू क्या होगी, 32। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह के कोई भी आपके जो है वो आपके लाइफ के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए कि डॉग की वैल्यू ये है, कैट की ये है, पिक की क्या है, तो एक्चुअली में वो आपसे अगेन जानवरों के जो है वो नहीं पूछ रहा होता ना, आपसे अगर पेन बुक को भी लेके चला जाए तो आपसे पेन बुक के नहीं पूछ रहा था, बल्कि आपसे वो पूछना चाह रहा होता है कि इसके पीछे एक रीज़न क्या है, या इसके पीछे उन्होंने क्या चीज़ डिकोड की हुई है, कोडिंग की क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसने अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो है वो पीछे एक किस्म का आप समझिए कि छुपाया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस किस्म का क्वेश्चन जो है दूसरी मरतबा करवा रहा हूँ, तो ये कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम चले लगे हैं अगली स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अगेन ये वही वाली स्टेटमेंट है, आपको देगा कोई ए स्टेटमेंट, उसको कनेक्ट करेगा बी के साथ, उसको कनेक्ट करेगा सी के साथ, फिर रिश्ता निकालेगा ए का सी के साथ, उसकी कोई कंक्लूजन बताएगा, और फिर वो आपसे पूछेगा कि बताएं ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या ये क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टेटमेंट्स आपसे पूछते हैं कि क्या कहता है, ऑल फाइल्स आर पेपर। ठीक है, पहली ए क्या चीज़ है, फाइल्स, बी की चीज़ है पेपर। ठीक है, ऑल फाइल्स आर पेपर, इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर वो कहता है सम पेपर्स आर बुक्स।
ठीक है। अब पहले केस में ऑल फाइल्स आर पेपर, फिर अब आके सिलेक्टिव हो जाएं कि उनमें से कुछ पेपर जो हैं वो बुक्स हैं, ठीक है। फिर इसने कैलकुलेट क्या निकाला कि सम फाइल्स आर बुक्स। अगेन अगेन देखें, ए का बी से रिश्ता, फिर बी का सी से रिश्ता। अब यहाँ कहीं भी स्टेटमेंट्स के अंदर ए का सी से रिश्ता नहीं है, ऐसे ही वो फंसाएगा, ठीक है। सम फाइल्स आर बुक, ठीक है। क्या ये ट्रू होगी फॉल्स होगी, अब हमें नहीं ना पता। उसने बताया था कि जितने भी फाइल्स हैं वो पेपर्स हैं, फिर उसके कुछ पेपर्स बुक्स हैं, ठीक है। अब कुछ क्या तमाम फाइल्स बुक्स हैं ये नहीं है, इस पर उसने कोई स्टेटमेंट जिक्र नहीं दिया, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आप देख लें कि उसने कोई गारंटीड लिंक नहीं बताया फाइल्स का और बुक्स का, तो कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस तरह वो कोई भी पूछ सकता है कि ऑल गॉड्स आर डॉग, ठीक है, फिर वो एंड ऑल बट सम डॉग्स आर बफेलोज, फिर वो कहेगा कि ऑल गॉड्स आर बफेलोज, अल्टीमेटली नहीं, ठीक है। इस तरह वो ए का सी से रिश्ता निकालेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसकी देख लें, पैटर्न आपको डिकोड करना आना चाहिए। इसके लिए आपने एक जो है वो पेन पेंसिल ले लेनी है। अब ये आप जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन के मास्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है क्या, इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, ठीक है, अगर आज क्या है, अगर आज है ट्यूसडे, द डे विल इट बी आफ्टर 100 डेज, 100 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा, ठीक है। अगर आज क्या है, अगर आज ट्यूसडे है तो 100 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा स्टूडेंट्स। अब इसको मैं कराने की एक टेक्निक आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो अगर आपको आ गई तो इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप एकदम बिल्कुल चुटकियाँ बजाते कर लेंगे। अब इसकी टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है, देखें, इसके लिए एक पेन ले लें, एक पेंसिल ले लें। पहली बात तो ये कि जो भी आपका जो है ना, जो जितनी भी बताया, जैसे इसमें बताया कि 100 डेज़ के बाद क्या होगा, उसको रखें बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसको डिवाइड मारें 7 से, ठीक है। अगर हम 7 से 100 को डिवाइड मारें तो हमारे पास वैल्यूज आती है 14 की, ठीक है, 14 की, और रिमाइंडर बचता है हमारे पास क्या, 2, ठीक है। अगेन दोबारा देख लें, अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, हमारे पास आते हैं 14, यानी कि वीक्स होंगे 14 और रिमाइंडर बचता है 2, ठीक है। अब जो भी आपको दिन दिया जाए उसमें रिमाइंडर को ऐड करके देख लें कि कौन सा दिन बनता है, ठीक है। अब दोबारा करते हैं, हमारे पास 100 को हमने डिवाइड किया किससे, 7 से, ठीक है। हमारे पास आया 14 और रिमाइंडर बचा 2, ठीक है। मैथ सिंपल, मैथ तो डिवाइड करना आता होगा, रिमाइंडर बोलते हैं जो हमारे पास जो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाती ना, ठीक है। उसके बाद जो वो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास में 2 आता है। अब 2 को आपने जो है वो ट्यूसडे से प्लस करना है, ठीक है, ठीक है। ट्यूसडे में 2 प्लस करें क्या आता है, ठीक है, ट्यूसडे, अगला 1 डालें वेडनेसडे, अगला थर्सडे, तो ठीक है 100 डेज़ के बाद कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैलकुलेट हो जाएगा आपसे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक जल्दी से वर्बली तौर पे पूछता हूँ, ठीक है। इसको आप जल्दी से वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आज हमारे पास है वेडनेसडे, डन हो गया स्टूडेंट्स। कौन सा दिन होगा 100 डेज़ के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि आज हमारे पास है वेडनेसडे, 100 दिन बाद कौन सा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन आपने वही फार्मूला करना है, ठीक है। 100 को आप रखेंगे बॉक्स के अंदर, इसको डिवाइड मारेंगे किससे, 7 से, ठीक है। अगेन हमारा वैल्यू है कि 14.2, ठीक है। इसको 2 को प्लस कर देंगे। अगर आज वेडनेसडे है तो 100 डेज़ बाद क्या होगा, ठीक है, 100 डेज़ बाद क्या होगा, 2 को करें जो उसका रिमाइंडर आता है उसको, ठीक है। 100 डेज़ बाद आपका आएगा, ठीक है, 100 वेडनेसडे में 2 डालें, थर्सडे, फ्राइडे, 100 डेज़ बाद होगा फ्राइडे, ठीक है। अब एक और आपसे लेट्स सपोज प्रैक्टिस करते हैं कि अगर आज है ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे है, 60 डेज़ बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर आज है ट्यूसडे, 60 डेज़ बाद कौन सा दिन होगा। अगेन आपने क्या करना है, 60 को रखना है अपने बॉक्स के अंदर, इसको डिवाइड करना है अपने 7 से, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 60 को आपने क्या रखा बॉक्स में, डिवाइड किया किससे, 7 से। आपके पास आएंगे 8 हफ्ते और कितने, 5 दिन, ठीक है। फिर आपने ट्यूसडे में प्लस कर देना है 5 को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्यूसडे में प्लस करें 5 को, ठीक है। ट्यूसडे में 5 को प्लस करें, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो कौन सा दिन आएगा, ठीक है, संडे, ठीक है। अगर आज ट्यूसडे है, 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, अब वो 60 दिन बाद आपका होगा संडे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप कभी नहीं गलत करेंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, जो भी आपसे पूछेंगे कितने दिनों बाद कौन सा दिन होना है, आपने उसको देखना है सीधा बॉक्स के अंदर, उसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। आपके पास हफ्ते आ जाएंगे। फिर जो रिमाइंडर बचता है ना, जो दिन भी आपको दिया गया उसमें वो दिन ऐड करें, ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा। लेट्स सपोज अगर पूरी आपकी डिवीजन आ रही है, लेट्स सपोज 70 दिन बाद वो पूछता है कि 70 7 पे बिल्कुल फिट बैठता है, तो एग्जैक्टली 70 दिन बाद वही दिन आता है, ठीक है। हफ्ता वो 10 हफ्ते होते हैं, 10 हफ्ते के बाद अगेन वही दिन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटी मोटी आपको जो है वो मैथ्स, ये आपसे वो एनालिटिकल रीजन के अंदर देखें, मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मैथ के साथ साथ दिमाग भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन बात अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। ये आपके किस्म के अभी आपको 10 to 15 मैंने पैटर्न्स दिखाए हैं, लेकिन वीडियो भी जारी रहेगी
हमारी और हम चलने लगे हैं अपने मज़ीद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसमें मज़ीद आपको एडिशनल मैं पैटर्न्स दिखाने लगा हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक तो उम्मीद है आप बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब इससे मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो ठीक है, आप उसको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर डालेंगे। अब अगले हम चलने लगे अपने क्वेश्चंस की तरफ और वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखें 1 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 6, देन 5 क्या है। अब देखें यहाँ क्या चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 2 से करें 2, 2 को 2 से करें 4, 3 को 2 से करें 6, तो 5 क्या है, 5 को भी 2 से कर लें 10, ठीक है। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 4, फिर 3 6, तो यहाँ हर चीज़ 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी। तो जो अननोन नंबर था वो 2 था, ठीक है। तो हमने जब फिर पूछा 5 किया था, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 10, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की देख लें। यहाँ पे अननोन चीज़ क्या थी, अननोन चीज़ थी जिसके बाद एक सीक्वेंस फॉलो होता है, वो था एन। एन क्या था, 2 था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सीक्वेंस आपने क्रैक कर लेनी। अगेन इसमें मैथ है, लेकिन मैथ से भी ज़्यादा अगर मैं कोई कुछ चीज़ है तो वो आपका ब्रेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं अली वॉक्स कर रहा है 5 किलोमीटर की उसने नॉर्थ में, देन 12 किलोमीटर की उसने ईस्ट में, देन उसने क्या कि 5 किलोमीटर की साउथ में, ठीक है। अब अगेन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वो आपको डिस्टेंस का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है, और आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। दोबारा से मैं बताता हूँ। अली निकला घर से, 5 किलोमीटर की उसने नॉर्थ में, ठीक है, 12 किलोमीटर की उसने ईस्ट में और 5 किलोमीटर की उसने साउथ में। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट। अब देखें वर्क का फार्मूला होता है, ठीक है, हमारे पास उसने वर्क कितना किया ये किस्म का फिजिक्स में पूछा जा रहा है। अब पहले उसने पहली बात कहते हैं कि 5 किलोमीटर की उसने नॉर्थ में, ठीक है, फिर वो कहता है 5 किलोमीटर की उसने साउथ में। अब मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज आप कहीं अपने घर से निकले और 5 किलोमीटर आप चल के गए दुकान पे, ठीक है, तो ये आपकी हो गई 5 किलोमीटर वॉक किस पे, नॉर्थ में। फिर आपको आप नॉर्थ और साउथ आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब दोबारा करते हैं, वहाँ दुकान से आप वापस आए अपने घर तो वो आपकी 5 किलोमीटर वॉक हो गई साउथ में। तो इनडायरेक्टली आपने जहाँ से स्टार्ट की थी, ठीक है, वहाँ से आपने वहीं पे आपका ख़त्म हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। फिर आप जो है वो अपने स्कूल गए जो कि आपका था 12 किलोमीटर दूर, ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर वॉक हो गई आपकी ईस्ट में, ठीक है। तो स्टार्ट से आपका डिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसी, तो स्टार्ट से आपका डिस्टेंस था ओनली 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, नॉर्थ और साउथ की जो 5 किलोमीटर थे वो आपस में ख़त्म हो गए हैं। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि देखें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके फाइनल पॉइंट तक आपने कितनी वॉक की है ये चीज़ होनी चाहिए। जो नॉर्थ और साउथ की वॉक है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में है कि वर्टिकल मूवमेंट्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो आपका 12 किलोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने देख लेनी है। तो स्टार्ट से डिस्टेंस कितना हुआ, 12 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। अगेन ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट कितना था, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगले पे चलें, अगले पे चलते हैं। इफ़ ऑल रोजेज़, अगेन ये ABC वाली बात आ गई है, इसको आपने जो है वो देख लेना है। इफ़ ऑल रोजेज़ आर फ्लावर्स एंड नो फ्लावर इज़ स्टोन विच इज़ ट्रू। हा कहते जितने भी वो गुलाब हैं, गुलाब रोजेज़ गुलाब होते हैं, वो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी फूल पत्थर नहीं है, तो कौन सी बात इसमें से सच है, ठीक है। नो रोज़ इज स्टोन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि तमाम जो गुलाब हैं फ्लावर हैं और कुछ भी उसमें स्टोन नहीं है, बिल्कुल सही है। सम स्टोन्स आर रोजेज़, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऑल स्टोन्स आर फ्लावर्स, ये तो बिल्कुल भी गलत बात हो गई। नन अलग, तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ए ऑप्शन है, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि कोई भी जो है वो पत्थर रोज़ नहीं है, कोई भी रोज़ पत्थर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक्सप्लेनेशन में देख लें कि रोजेज़ इक्वल थे आपके फ्लावर के और फ्लावर और स्टोन्स का कोई ताल्लुक नहीं था, रोजेज स्टोन्स नहीं हो सकते, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। डन 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 डन। अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन एक आपका जो है वो न्यूमेरिकल पैटर्न है, ठीक है। अब आपसे यही कोशिश करेगा कि आप ये न्यूमेरिकल पैटर्न को क्रैक कर पाते हैं या नहीं, इसको हम देखते हैं। विच कम नेक्स्ट, पहले दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 10, फिर दिया हुआ है आपको 29, फिर दिया हुआ है आपको 66। तो स्टूडेंट्स इसका पता लगाना डेफिनेटली एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। अब इसमें आप देखें पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है। अब देखें यहाँ तो मैं कुछ नहीं आपको बता दूंगा तो आपको ईजिली पैटर्न का पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए ये होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब देखें इसमें है क्या, इसमें जो एक फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कि पहला जो यूनिट है उसका आपने लेना है क्यूब और उसमें 2 को प्लस कर देना है, ठीक है। इससे पहले नंबर के पास 3 है ना, तो 1 का क्यूब लिया, 1 का क्यूब 1 ही आता है, उसमें 2 को प्लस
प्लस किया 3, फिर दूसरे में 2 का क्यूब लिया 8, ठीक है, उसमें 2 ऐड किया फिर 10, फिर तीसरे में 3 का क्यूब लिया हमने तो वो बनता है 27, और 27 में हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 29, जिसमें यही नंबर है 10, पहले 3 है फिर 10 है फिर 29, फिर अगला नंबर है 66। अब देखें 66 कैसा है कि 4 का क्यूब लेना है, 4 का क्यूब बनेगा 64 और उसमें ऐड कर देना है 2, 64 में 2 ऐड करें तो हमारे पास बनता है 66। फिर हमसे पूछा गया था कि 3, 10, 29 और 66 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। तो देखें हम अभी तक 3 तक का क्यूब 4 तक का क्यूब ले चुके हैं, फिर अगले पे हम जाएंगे तो हम लेंगे 5 का क्यूब। 5 का जब हम क्यूब लेते हैं आता है 125, और इसमें जो हम 2 प्लस करेंगे तो वो आएगा 127, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो आंसर है वो है 127, ठीक है। अब 127 जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हम 131 को करेक्ट करेंगे। मेरे में 137 है, एक्चुअली 127 आंसर था। तो ये आपने देखा इसको कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। पहले जो चीज़ थी उसका पहले यूनिट का क्यूब लेके उसमें 2 ऐड करना था, इस तरह ये सीक्वेंस जा रही थी हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था हमारे पास, ठीक है। अगेन ये एनटीएस के पास पेपर में गलत है, इसका आंसर है 127। करने का तरीका मैंने आपके सामने अभी जो है वो आपको शो कर दिया है, दोबारा भी वर्बली बता देता हूँ। ये देखें सीक्वेंस फॉलो हो रही है, नॉर्मल बंदा नहीं है डिकोड कर पाएगा कि सीक्वेंस क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे एमसीक्यूज़ की बार प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट वीडियोस हैं, डिफरेंट पास पेपर्स हैं, तो आपको इसका जो है वो आंसर क्विकली मिल जाएगा। पहले यूनिट का क्यूब लेके उसमें 2 ऐड किए जा रहे हैं, ये सीक्वेंस चल रही है। पहले का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही आता है, उसमें 2 ऐड करें 3, दूसरे में 2 का क्यूब लिया 8 में 2 ऐड करें 10, तीसरे में 3 का क्यूब लिया वो बनता है 27 में 2 ऐड करें 29, चौथे का क्यूब लिया बनता है 64 में 2 ऐड करें बनता है 66। इसके बाद अगला नंबर बनता है 5 का क्यूब लिया बनता है 125, उसमें 2 ऐड करें बनता है 127, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मैंने आपको प्रॉपर भी पीछे भी शो किया है, ठीक है। अब वर्बली भी बता दिया तो उसका आंसर 127, आई थिंक सो 137 को 127 लिखना चाहा था। इसकी एक्सप्लेनेशन भी एनटीएस की जो सॉल्व पेपर्स है उसमें गलत लिखी हुई थी, तो मैंने आपको ओरिजिनल जो है वो सही और ओरिजिनल आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऐसे क्वेश्चन की सीक्वेंस पूछे हो ना, मैथमेटिकल सीक्वेंस खास तौर पर, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद भी प्रैक्टिस, अच्छी वाली प्रैक्टिस, तब आपका हाथ जो है वो इस पर एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा और आप ये इन चीज़ों को डिकोड कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कामरान इज़ ओल्डर देन अली बट यंगर देन बिलाल, ठीक है। कामरान जो है वो अली से बड़ा है, ठीक है, लेकिन बिलाल से छोटा है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो है वो यंगेस्ट कौन सा इनमें से। अब देखें आप पहले तो आपने तीनों को लगाना है, एक तरफ लिखें कामरान, ठीक है, एक तरफ लिखें बिलाल, एक तरफ लिखें अली। पहली लाइन क्या कहती है कि कामरान बड़ा है अली से, यानी कि अली छोटा है कामरान से, ठीक है। फिर कहते हैं कि कामरान छोटा है बिलाल से, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा हुआ अली, ठीक है। अली से बड़ा कौन सा हुआ, अली से बड़ा हुआ आपका कामरान, ठीक है। कामरान से बड़ा कौन सा हुआ, कामरान से बड़ा हुआ बिलाल। यही तो बात आपकी की जा रही है, ठीक है, कि कामरान बड़ा है, ठीक है, ओल्डर देन अली, ठीक है, बट यंगर देन बिलाल, ठीक है। तो यंगेस्ट कौन सा हुआ आपका, अली यंगेस्ट हुआ, ठीक है। हाँ, सबको कहीं समझ में आ गई होगी, ये घुमा फिरा के 1C इन तीनों का कनेक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे पैटर्न वाली आपको मैं करवा चुका हूँ। अब अगले पे चलते हैं, ठीक है। इफ़ साउथ इज़ इक्वल टू 5, 6, 8, 7, 4, व्हाट इज़ नॉर्थ, ठीक है। अगेन आपको एक कोड प्रोवाइड कर दिया कि कोडिंग वाले बहुत आते हैं आपको बार बार बता रहा हूँ। एक कोड आपको दिया कि साउथ का कोड है 5, 6, 8, 7, 4, तो नॉर्थ का कोड क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साउथ का कोड इन्होंने कैसे दिया है, साउथ का कोड इन्होंने ऐसे दिया है कि ABCD पे अगर आप जाएं, ठीक है, तो ABCDEFGH इस तरह लेटर का कोड इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब आप आता है कि नॉर्थ का कोड कौन सा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसका सही ऑप्शन है 76485। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात इन्होंने क्या की हुई है, मज़े की बात ये की हुई है। अब एस आपका आता है आपके 10th लेटर पे, उसको डिवाइड किया 2 से, आ गया 5। ओ आता है आपके 12th नंबर पे, उसको डिवाइड किया 2 से, वो आ गया 6, ठीक है। यू आपका आता है आपके 16 नंबर पे, उसको डिवाइड किया 2 से, वो दिया 8, ठीक है। टी आपका आता है 14 नंबर पे, उसको डिवाइड किया 2 से, हो गया 7, ठीक है। और एच आपका आता है 8th नंबर पे, उसको डिवाइड किया 2 से, आ गया 4। समझ आ गई साउथ को कैसे दिया है, ठीक है। साउथ का इन्होंने ऐसे दिया है कि अल्फ़ाबेट का नंबर जो है उसको डिवाइड किया 2 से, और वो अल्फ़ाबेटिकली आपको प्रोवाइड कर दिया। अब नॉर्थ का देखें, नॉर्थ का क्या चीज़ है, एन आपका आता है किस नंबर पे, एन आपका आता है 14 नंबर पे। 14 को डिवाइड करें किसे, 2 से, आ जाएगा 7, ठीक है। फिर वो आपका आता है 15 से डिवाइड करें 2 पे, ठीक है। लगभग इसको आप जो है वो 8 ले लें, या आप इसको, आपका मर्जी है कि क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप जो भी ले लें। फिर आ रहा था आपका इससे 18 पे, इसको आप ले लें क्या 9, ठीक है। इस तरह आपका जो नॉर्थ का कोड है वो आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये आपने देख लेना है, इसको कोडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लॉक, अब ये वाले क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं, ठीक है। अ क्लॉक शोज 4:20 एंगल बिटवीन हैंड्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे कि पहले आपने एंगल निकालना है आवर का, ठीक है, फिर आपने एंगल निकालना है मिनट्स का। इन दोनों के बीच के जो भी एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल बिटवीन हैंड्स पूछा जा रहा है, उन दोनों को आपने कर देना है माइनस, ठीक है। अब आवर का जो एंगल बनता है वो बनता है 130, और जो मिनट्स का एंगल बनता है वो बनता है 120, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका ऑप्शन आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, अल्फा ऑप्शन। अब इसको हमने कैसे परफॉर्म किया, कैसे मैंने कैलकुलेट किया आपका आवर का 130 डिग्री और मिनट का 120 डिग्री, ये मैं आपको आगे जो है वो स्लाइड पर शो करने लगा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखें, द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट्स हैंड एट 420 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप देख लें। पहली ये कि आवर एंड की पोजीशन क्या होती है, 4 o'clock, ठीक है। जब आवर एंड है वो होता है 120 डिग्री पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे ये चीज़ है कि ईच आवर 30 इन 20 मिनट इट मूव्स, वैसे भी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं 10 डिग्री पे, ठीक है। तो ये 20 को डिवाइड करें 60 से, मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, आपकी 10 वैल्यू आ जाएगी। सो योर हैंड इज एट 120, ठीक है, प्लस 10 इज इक्वल टू 130, ठीक है। फिर मिनट हैंड की पोजीशन से निकाली है, 20 को मल्टीप्लाई किया है इसने 6 से, 120, ठीक है। फिर एंगल बिटवीन द हैंड्स 130 को माइनस करें 120 से, 10 डिग्री आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेशन वाले एमसीक्यू चलने लगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला तो बहुत हो गया, बहुत दिमाग खा लिया इसने। यूजुअली ये कैलकुलेशन वाले बहुत तंग करते हैं, ठीक है। अगला आपका है सम कैट्स आर डॉग, अगेन ये ABC वाली कहानी फिर से शुरू हो गई है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, कंक्लूजन्स, ठीक है। कंक्लूजन निकालिए कि सम कैट्स आर, अब आगे पता नहीं इसकी क्या स्टेटमेंट थी, खैर इसको हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, सम कैट्स दैट आर डॉग मस्ट बी एनिमल, सब कैट्स आर एनिमल्स, शायद इसने ये लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है, ठीक है। क्यों, देखिए सम कैट्स आर डॉग्स आर एनिमल्स, ठीक है। तो सम कैट्स एनिमल्स हैं, ये बात सही बैठती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देख लेना है इसको। अगले पे हम चलने लगे हैं, कहते हैं इफ़ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट द डे आफ्टर टुमारो इज़, अगर कल मंडे था अगले दिन कौन सा होगा। अब देखें, अगर आज ट्यूसडे है तो क्या होगा कल, अगर आज ट्यूसडे है तो कल होगा मंडे, और आने वाला दिन कौन सा होगा, अगर आज ट्यूसडे तो आने वाला दिन होगा वेडनेसडे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखें, येस्टरडे वाज मंडे, द वट डे इज़ डे आफ्टर टुमारो, सॉरी इसने यहाँ पर एक वो स्टेटमेंट चेंज कर दी। देखें यहाँ भी स्टूडेंट फंसा देता है, वो कहता है कि उससे अगला आने वाला दिन कौन सा होगा। कल था मंडे, आज होगा ट्यूसडे, अब कल आएगा वेडनेसडे, उससे अगला दिन कौन सा होगा, तो उससे अगला दिन होगा थर्सडे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें इसको नीचे एक्सप्लेनेशन में सॉल्व हमने किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखें कि आज क्या है ट्यूसडे, कल क्या था मंडे, ठीक है, कल क्या होगा वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो होगा आपका थर्सडे, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे सॉल्व करना है। और अगर वो पूछता है कि अगला दिन कौन सा है, तो अगला दिन होता वेडनेसडे, लेकिन उसने पूछा है कि जो अगला दिन है उससे अगला दिन कौन सा हो गया, ठीक है, तो उससे अगला दिन आपका होगा थर्सडे। अब इस तरह देखिए, मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, इस तरह बहुत फंसाएगा आपको, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे देगा, ठीक है, इससे अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे देगा, ये एंगल निकालना दे देगा, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यही चीज़ ये है आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ मैंने जितनी भी सैम्पल वाले क्वेश्चन है इनको ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट जो है वो गूगल का यूज़ करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये वीडियो देखें, यहाँ से कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में लिखें। तो उम्मीद यही है कि आपके एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीद है कि ज़बरदस्त गुजर जाएंगे। अब अगला स्टूडेंट्स जो है हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, वो कहता है कि विच लेटर इज़ फिफ्थ टू राइट एंड सेवन्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो क्या कहता है, एक ऐसा लेटर है, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे आता है अगर हम राइट से जाएं ऑफ सेवन्थ, और लेफ्ट से आता है सेवन्थ नंबर पे, ऐसा कौन सा लेटर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में उसने कहा है आपके एन को, ठीक है। अब देखिए, सेवन्थ फ्रॉम लेफ्ट आपके आता है जी, ठीक है। अब 5 टू राइट इसको देख लें, ये आता है आपका एन, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपको लेटर कैलकुलेशन, ये तो ABCD इनके कौन कौन से जो है वो आपके किस पे कौन सा नंबर है, ये तो आप याद करके चलें, क्योंकि इससे आपको कोड भी दे दी जाता है, ठीक है। इससे आपको लेटर की इंडिविजुअल पोजीशन भी पूछ ली जाती है। तो जितनी भी चीज़ें हैं अब तो यहाँ कोड दे दी जाता है, ठीक है, SLOM 529, ठीक है। इस तरह फिर एक और चीज़ होती है, अमूमन जो चीज़ें हैं इसे नाम रखे जाते हैं। लेट्स डॉग का ये कोड है, कैट का ये कोड है, तो पिक का निकालें, ठीक है। अब इस तरह ये पेन पेंसिल ये बुक इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आपकी ये सीक्वेंस आनी चाहिए, जिस तरह इसमें ये लेफ्ट राइट का खेल चाहता था, तो उसमें आपको देख लेना चाहिए आपको, जो कि फिफ्थ नंबर पे जाएँ फिर उसके सेवन्थ नंबर पे जाएँ तो कौन सा आएगा, ठीक है। तो एन आएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन हमने कर लेनी है। अगेन ये भी कोडिंग वाला आ गया। रेड का कोड दिया है इसने 27 का, तो ब्लू का कोड क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन इसने वही किया है,
वो सबको सम अप कर दिया है, आर का नंबर, ई का नंबर, डी, इन सबको निकाल के इसने बनाया 27। ब्लू का क्या, अब ये कोई कलरिंग नहीं है, ये अल्फ़ाबेटिकली है। अब ब्लू का हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। B2, L12, U21, E5, इन तमाम नंबरों को जब हम वो करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 40, ठीक है। ठीक है, और ये कहता है NTS 10 अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट तो 30 बनता है, लेकिन इसका ओरिजिनल ऑप्शन 40 बनता है, ठीक है। ये देख लेना 40 इसका आंसर है, लेकिन NTS अपनी मर्जी से जो है वो नशा पी कर कुछ भी आपको जो है वो ऑप्शन दे देता है, तो इसको आपने नहीं घबराना, ठीक है। इसका आंसर 40 बनता है, कैलकुलेशन आपको दिखा दी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। विच नंबर इज़ रॉन्ग, ठीक है। कहता है कौन सा नंबर इसमें से रॉन्ग है। अब पहले दोबारा आपको देख लेना कि नंबर दिए किस बेस पे गए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके स्क्वेयर्स, ठीक है। अब इसमें से रॉन्ग किसका स्क्वेयर है, देखें पहला 1 का स्क्वेयर आप ले लें, 1 ये आता है। 2 का स्क्वेयर लें, आप आता है 4, ठीक है। 3 का अगर आप स्क्वेयर लेंगे तो वो आपका आएगा 9, और 4 का अगर आप स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा आपका 16, ठीक है। 5 का अगर आप स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा 25, ठीक है। और फिर आप अगर आप 6 का स्क्वेयर लेंगे तो वो आपका आता है 36। तो इसमें रॉन्ग है 24, क्योंकि 5 का स्क्वेयर 25 आता है, तो यहाँ 25 होना चाहिए, 24 नहीं, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन होना चाहिए था 25, लेकिन 24 लेकिन 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें स्क्वायर में चल रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये देखें तमाम चीज़ें जो है वो आप देखें सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। अब अगला आपका जो स्टूडेंट्स ये फिज़िक्स का इसने उठाएगी कि एक ट्रेन कवर करती है 90 किलोमीटर 1.5 घंटे के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक ट्रेन है उसने 90 किलोमीटर कवर किया है 1.5 आवर्स में, उसकी स्पीड आपने बतानी है। अब स्पीड का इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो किलोमीटर पर आवर वाला आपका आ जाएगा, क्योंकि इसने डिस्टेंस आपका दिया है किलोमीटर में, और आपने इसकी स्पीड दी है आपके इसने आवर के अंदर। यहाँ पे जब माइल भी दी, किलो माइल भी दिया जाता है तो 1.6 उसका एक अलग ये मतलब उसकी वो है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 90, और टाइम कितना है 1.5 आवर्स, ठीक है। तो 90 को जब 1.5 से डिवाइड करते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक ट्रेन अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 1.5 घंटे में वो 90 किलोमीटर पार करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पीड का फार्मूला अगर आपको आता है तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। अगेन अभी इसने अलजेब्रा वाले स्टाइल में आपको जो है वो A B C वाले कनेक्शन देने की कोशिश की, इसको भी करते हैं डिकोड। इफ़ ऑल एक्स आर वाई एंड नो वाई इज जेड, तो क्या ट्रू है। तो ट्रू है कि कोई भी एक्स जेड नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। अब सीरीज़ को आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। 2, 5, 10, 17, ठीक है। अब देख लेंगे क्या चीज़ है कि 3 ऐड होता जा रहा है, 2 में ऐड तो 5, फिर उसमें 3 है आगे ऐड हो गए 10, ठीक है। फिर सबको दो पिछले वाले ऐड करेंगे तो 17, ठीक है। और अगला नंबर आ जाएगा इस तरह 17 में 9 ऐड करेंगे तो 26, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है 26, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप देख लेंगे आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम चलने लगे हैं अगले के ऊपर। पहला वो कहता है A+B मीन्स A मल्टीप्लाई बाय B वट इज़ मेंट बाय 4+5, ठीक है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि A+B या A मल्टीप्लाई दोनों का एक ही है, तो 4+5 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। लेकिन 4 मल्टीप्लाई, लेकिन कहता है कि A+B का मतलब है A मल्टीप्लाई है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो इसका ऑप्शन है 20, ठीक है। A+B कह रहा है, A+B नहीं है एक्चुअली में, A मल्टीप्लाई बाय B है, ठीक है। फिर दोनों की 4 और 5 वैल्यू भी दे दी, तो एक्चुअली में मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5 से तो 20 ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें 9 पे ना चले जाएगा, ये 20 है, ठीक है। अगेन विच पेयर इज़ ऑड। स्टूडेंट्स इसमें कुछ पेयर्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इस पेयर में यूनिक पेयर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला पेयर है 2 और 8 का, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या देखें, इसमें इन्होंने एक किस्म का सबका क्यूब आप समझ लें कि वो किया हुआ है। 2 का अगर हम क्यूब लें क्या बनता है 8, तो ये पेयर है 2 और 8, यानी कि 2 का क्यूब लें तो उसका क्यूब अगला है 8, ठीक है। इस तरह 3 और 27 का भी यही हिसाब है। 3 का अगर हम क्यूब लें तो वो बनता है 27, ठीक है। 4 और 64 अगला दिया हुआ है। 4 का अगर हम क्यूब लें तो वो बनता है 64, ठीक है। तो इस तरह से ये एडजस्टेड है, ठीक है। तो पहले 3 पेयर तो हो गए हैं करेक्ट। फिर इसमें दिया हुआ है 5 और 100 का। ये एक देखें गलत है, गलत तो जैसे ट्रू सेंस में बोला जाए तो नहीं हो सकता, लेकिन अब ऑड है, मतलब अजीब ज़रूर है, क्योंकि अगर 5 का अगर हम क्यूब लें तो वो बनता है 125, तो उसको होना चाहिए था 5 और अगला होना चाहिए था 125, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्यूब वाइज उन्होंने अरेंज किया है। विच पेयर इज़ ऑड, कौन सा ऑड है, देखिए पहले 3 पेयर अपने क्यूब के हवाले से जो है वो एडजस्ट किए हुए हैं। जो आखिरी वाला है वो 5 और 100 का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। 5 और 125 दूसरे के क्यूब होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी, ठीक है। 5 और 100, ठीक है। 5 और 100 ये एक ऑड पेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे हम जाने लगे हैं। अब आपने इसमें एक नेक्स्ट लेटर बताना है, ठीक है। पहला है Z, फिर है X, फिर है U और फिर है Q, ठीक है। अब इसमें चीज़ क्या है देखें, ये लेटर आपका बैकवर्ड जंपिंग कर रहा है, ठीक है। और
मतलब एक एक लेटर छोड़ के कर रहा है, ठीक है। पहले जो है वो को पता है ABCD अगर हमने की होगी तो XYZ इस तरह आता है, ठीक है। पहले इसने एक छोड़ा, ठीक है, Z के बाद Y, ठीक है, XYZ, ठीक है, Y को स्किप कर दिया, X ले आया, ठीक है। फिर क्या किया, फिर इसने एंड में दो लेटर छोड़े, ठीक है। इस तरह लेटर छोड़ के जाना है और वो एक इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। क्यू के बाद क्या है, देखें जो लास्ट था ना U और Q, इसके बीच में इसने 4 लेटर छोड़े हुए थे। तो इसने ABC, आपने दोबारा ABC तो करो फिंगर टिप्स पे आप कर लें, ठीक है। Q के बाद आपने 5 लेटर छोड़ने हैं, ठीक है। तो अगर हम करें ABCDEFGHIKLM, ठीक है, L के बाद MNOP, ठीक है, 5 लेटर छोड़ के फिर आता है Q, ठीक है। तो Q के बाद अगर आप 5 लेटर छोड़ेंगे तो फिर आएगा L, इसका करेक्ट ऑप्शन है L, ठीक है। ये बैकवर्ड जंपिंग चल रही है। पहले Z से X में एक लेटर छोड़ा, ठीक है, फिर X से U में 2 लेटर छोटे, फिर इस तरह 3, ठीक है। इस तरह करते करते फिर जो आपका Q है इसने 5 लेटर छोड़ने हैं, ठीक है। 5 लेटर छोड़ेंगे आप तो आपका आ जाएगा L, ठीक है। ये बैकवर्ड जंपिंग चल रही है। एक्सप्लेनेशन में आपको जो है वो इसका दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 15 अगस्त 2024 को था थर्सडे, ठीक है। 15 अगस्त 2024 को था थर्सडे, डे ऑन 15 अगस्त 2025, ठीक है। अगले साल का ही डे पूछ लिया उसने, क्या बात है आपकी। 15 अगस्त 2024 को था थर्सडे और 15 अगस्त 2025 को कैंसर वो क्या चीज़ होगी। अब सुनो, इसमें एक तो चीज़ ये है कि आप अगले नॉर्मली +1 का एडिशन कर लें तो हो जाता है, लेकिन जो 2024 था एक लीप ईयर था, ठीक है। तो इसमें लीप ईयर में क्या होता है कि आपके पास एक साल जो है वो एडिशनल आता है, तो उसमें 2 आपने +2 ऐड कर लेना है, ठीक है। तो अगर उसमें आपका जो है वो 15 अगस्त को क्या था, 15 अगस्त को था आपका थर्सडे, ठीक है। लीप ईयर नहीं, लीप ईयर ना होता तो अगले दिन भी थर्सडे होता, लेकिन इसमें आपका जो है वो लीप ईयर था तो 15 अगस्त 2024 क्या होगा, 15 अगस्त 2025 को होगा फ्राइडे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने देख लेना है। इस किस्म के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बनता कहता है कि यार कौन सी कैलकुलेशन दे दी, अब क्या बनता उस टाइम पे कैलकुलेशन करता फिर, ठीक है। अब अगली वही A+B वाली वो लगाता है, ठीक है। वो कहता है कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, सम फ्रूट्स आर सोअर, कहता है तमाम एप्पल्स फ्रूट्स हैं और लेकिन कुछ फ्रूट्स जो हैं खट्टे होते हैं। कंक्लूजन क्या है, ठीक है, कहता है सम एप्पल्स में बी सोअर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑल एप्पल्स फ्रूट हैं, उसमें से कुछ फ्रूट्स जो हैं वो खट्टे हो सकते हैं, तो कुछ एप्पल्स भी खट्टे हो सकते हैं। ये भी एक कंक्लूजन जो है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेनी है, ठीक है। ये कहता है स्टैंडर्ड NTS आंसर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वो NTS का वो है, ABC इनके आपस में कनेक्शन आपको जो है वो ढूंढवाने की कोशिश करता है, ठीक है। 30 यस्टरडे वाज फ्राइडे, द डे इज़ टुमारो, ठीक है। अगर कल था फ्राइडे, अगले दिन क्या होगा, देखें अगर आज सैटरडे है तो कल क्या होगा फ्राइडे, और अगले दिन क्या होगा संडे, तो अगले दिन क्या होगा संडे, ठीक है। अब ये देखेंगे दिन के हवाले से बहुत घुमाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस NTS की जो बार बार रिपीट हो रहे थे। देखें कोई भी आपका NTS का पेपर होगा, जितने भी आपकी जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तरीन एनालिटिकल रीजनिंग, जितने भी आपके एनालिसिस हैं या एनालिटिकल रीजनिंग है, ये कोई भी पेपर हो, NTS का हो, ISSB का हो, या किसी भी आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी आपके एनालिटिकल रीजन के MCQs हैं उनकी जितनी बेस हैं उनका समझ लिया प्रॉपर ये गाइड आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपकी उम्मीद है काफ़ी काम आई होगी, ठीक है। अब मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।